आज हम लोग जिस अध्याय की बात करेंगे वो है अध्याय 5 और उसका नाम है बाजार संतुलन। तो आइए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं पूरे अध्याय को। तो देखिए, यह अध्याय अध्याय 2 तथा अध्याय 4 की नींव पर आधारित है। मतलब ये जो अध्याय जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाजार संतुलन, ये अध्याय 2 और अध्याय 4 पर आधारित है। मतलब इनके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, सारे जो मूल बिंदु हैं, वो अध्याय 2 और अध्याय 4 से आया है। इसीलिए बोला गया है कि यह जो अध्याय है अध्याय 2 तथा अध्याय 4 की नींव पर आधारित है, यानी 2 और 4 के बेसिस पर है, जिनमें हमने उपभोक्ता तथा फर्म के व्यवहार को कीमत स्वीकारक के रूप में अध्ययन किया है। हमने अध्याय 2 में अध्याय 4 पर उपभोक्ता तथा फर्म के व्यवहार को कीमत स्वीकारक के रूप में अध्ययन किया है। अध्याय 2 में हमने देखा कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र हमें वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर खरीदने को इच्छुक होते हैं या इच्छुक हैं। तो अध्याय 2 में हमने क्या देखा है? अध्याय 2 में देखा है कि किसी वस्तु के लिए एक व्यक्ति विशेष की जो मांग वक्र होता है, एक व्यक्ति विशेष की मांग वक्र हमें वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे एक उपभोक्ता विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग कीमतों पर खरीदने को इच्छुक है। जबकि कीमत दी हुई है, मतलब कीमत दी गई है और विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता जो है खरीदने के लिए इच्छुक है, तो किसी व्यक्ति विशेष की मांग वक्र हमें उसी वस्तु की मात्रा को बताती है। उसी प्रकार हम लोग बात करेंगे बाजार मांग वक्र में। तो बाजार मांग वक्र हमें बताती है कि समस्त उपभोक्ता मिलकर, जितने भी उपभोक्ता हैं सभी को एक साथ लेना है, मगर व्यक्ति विशेष में पूरे बाजार को नहीं लेना पड़ता था। तो बाजार मांग वक्र हमें बताती है समस्त उपभोक्ता मिलकर विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक हैं। तो बाजार मांग वक्र हमें बताता है कि समस्त उपभोक्ता को मिला दिया जाए तो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदने के इच्छुक हैं, जबकि प्रत्येक के लिए कीमत दी हुई है। प्रत्येक उपभोक्ता के लिए कीमत दी हुई है, तो सभी उपभोक्ताओं के जो मात्रा खरीदेगा उन सारी मात्रा को जोड़ेंगे तो हमें उसे बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। अध्याय 4 में हमने देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म का पूर्ति वक्र हमें एक वस्तु की उस मात्रा को बताता है जिसे कि एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी। देखिए ध्यान से, अध्याय 4 में हमने देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म, एक इंडिविजुअल फर्म जो होता है, तो एक व्यक्तिगत फर्म का जो पूर्ति वक्र हमें एक वस्तु की उस मात्रा को बताती है, वस्तु की मात्रा को बताती है जिसे कि एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म विभिन्न कीमतों पर बेचने को इच्छुक होगी, जबकि कीमत दी हुई है। तथा बाजार पूर्ति वक्र हमें विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को बताती है जिसे सभी फर्में सम्मिलित रूप से पूर्ति करने की इच्छुक होगी। तो बाजार पूर्ति वक्र हमें क्या बताता है कि विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की उस मात्रा को बताता है जिसमें सभी फर्म मिल के पूर्ति करने को इच्छुक होती है, जबकि प्रत्येक फर्म के लिए कीमत दी हुई है। इस अध्याय में हम उपभोक्ताओं तथा फर्मों दोनों के व्यवहार को सम्मिलित करके, देखिए अध्याय 2 में हम लोगों ने उपभोक्ता के व्यवहार को समझा और अध्याय 4 में फर्म के व्यवहार को समझा, तो उन दोनों को मिला देंगे इसमें। तो इस अध्याय में हम
उपभोक्ताओं तथा फर्म दोनों के व्यवहार को सम्मिलित करके मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा बाजार संतुलन तथा किस कीमत पर संतुलन होगा का अध्ययन करेंगे। मतलब ये पूरा जो अध्याय है बाजार संतुलन और किस कीमत पर संतुलन होगा, इसी पर पूरा अध्याय बेस्ड है। तो ये चीज़ आया है अध्याय 2 और अध्याय 4 के विश्लेषण को मिला के। तो इस अध्याय में हम उपभोक्ताओं तथा फर्मों दोनों के व्यवहार को सम्मिलित करके मिला के मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा, किसके द्वारा, मांग पूर्ति विश्लेषण द्वारा बाजार संतुलन तथा किस कीमत पर संतुलन होगा का अध्ययन करेंगे। हम संतुलन का मांग तथा पूर्ति में शिफ्टों के प्रभावों का भी अध्ययन करेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि संतुलन पर मांग तथा पूर्ति में, संतुलन पर मांग तथा पूर्ति में शिफ्टों के प्रभाव का भी परीक्षण करेंगे। अध्याय के अंत में हम मांग पूर्ति विश्लेषण के कुछ अनुप्रयोगों को भी देखेंगे। इस चैप्टर के अंत में हम लोग देखेंगे मांग पूर्ति से संबंधित उसके अनुप्रयोग। अब देखिए संतुलन, अधिमांग, अधिपूर्ति। तो आइए एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में स्वहित के उद्देश्यों से, अपने हित के उद्देश्यों से कार्य करने वाले क्रेता तथा विक्रेता होते हैं। एक पूर्ण स्पर्धी बाजार में क्या होता है, अपने हित के उद्देश्य से काम करने वाले क्रेता होते हैं और विक्रेता होते हैं। अध्याय 2 तथा 4 में आपने देखा कि उपभोक्ताओं का उद्देश्य अपने अपने अधिमान को अधिकतम करना, मतलब अपने अपने संतुष्टि को पूरा करना, तथा फर्मों का उद्देश्य अपने अपने लाभों का अधिकतम करना है। तो हम लोगों ने क्या देखा, अध्याय 2 तथा अध्याय 4 में हम लोगों ने देखा कि उपभोक्ता का उद्देश्य होता है अपने अपने अधिमान को अधिकतम करना, अपने अपने उन चीज़ों को प्राप्त करना जिससे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि हो। ये चीज़ हमने अध्याय 2 में देखा उपभोक्ता के लिए। और अध्याय 4 में हमने क्या देखा कि फर्मों का उद्देश्य है अपने अपने लाभों को अधिकतम करना। संतुलन की अवस्था में जब संतुलन का कंडीशन आता है तो उपभोक्ता तथा फर्म दोनों के उद्देश्य संगत होते हैं, दोनों के उद्देश्य एक से होते हैं। संतुलन की अवस्था में क्या होता है, उपभोक्ता का जो उद्देश्य है वही उद्देश्य फर्म का भी होता है, यानी कि दोनों के उद्देश्य संगत होते हैं, समान होते हैं। अब आइए समझते हैं तब संतुलन होता कब है। तो संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, मतलब एक कंडीशन है। संतुलन को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां बाजार में सभी उपभोक्ताओं तथा फर्मों की योजनाएं सुमेलित हो जाती है, मतलब सभी उपभोक्ताओं की योजना और सभी फर्मों की योजना एक जैसा हो जाता है और बाजार रिक्त हो जाता है। ये क्या है, देखिए थोड़ी देर बाद तुरंत समझ जाइएगा आप। संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने की सभी फर्में इच्छुक हैं, देखिए संतुलन के समय क्या होता है कि कुल मात्रा का विक्रय करने के लिए जो सभी फर्में जो इच्छुक होते हैं वह उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक हैं। यानी कि संतुलन के समय फर्म जो है उतनी मात्रा का वो विक्रय करता है जितना कि उपभोक्ता खरीदने के लिए इच्छुक होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। यही कंडीशन है संतुलन के समय। यानी संतुलन, बाजार संतुलन उस समय होता है जब बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है। ऐसी स्थिति में बाजार रिक्त हो जाता है, मतलब जितना उपभोक्ताओं द्वारा, सभी उपभोक्ताओं द्वारा जितना मांग करता है वस्तुओं का उतना सारा दे देता है फर्म, इसीलिए बाजार
रिक्त हो जाता है और ना ही फर्म और ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। मतलब जब संतुलन की स्थिति आ जाती है, बाजार जब संतुलन में आ जाता है, स्थिर हो जाता है, मतलब संतुलन कहिए, स्थिर नहीं, तो बाजार जब संतुलन की स्थिति में आ जाता है तो वहाँ रिक्त हो जाता है। मतलब रिक्त हो जाता है मतलब यहाँ मीनिंग यही है कि जितनी उपभोक्ताओं की मांग होती है उतना फर्म द्वारा पूर्ति कर दी जाती है और ऐसे स्थिति में ना ही फर्म को और ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं। यहाँ कोई भी विचलित नहीं होता है क्योंकि उपभोक्ता को जितना चाहिए उतना मिल गया और फर्म को जितना मात्रा विक्रय करना था विक्रय हो गया। जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। तो जिस कीमत पर बाजार संतुलन की अवस्था में आता है वो संतुलन कीमत कहलाता है, संतुलन कीमत कहते हैं। तथा इस कीमत पर खरीदी तथा बेची गई मात्रा को क्या कहते हैं? संतुलन मात्रा कहते हैं। यानी कि संतुलन कीमत पर जितनी भी मात्रा खरीदी जाती है या बेची जाती है उस मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं या कहलाती है। अतः यहाँ पर जो देखिए पी स्टार और क्यू स्टार, यहाँ पर पी स्टार और क्यू स्टार संतुलन है। यानी कि पी स्टार हो गया कीमत जिस समय बाजार संतुलन है, यानी पी स्टार वह कीमत है जिस समय बाजार संतुलन है और क्यू स्टार वस्तु की वह मात्रा है जिस समय संतुलन की स्थिति में था। तो पी स्टार क्या बता रहा है? पी स्टार बता रहा है संतुलन के कीमत को और क्यू स्टार बता रहा है संतुलन की मात्रा को। यहाँ जो पी स्टार है संतुलन कीमत है, जो थोड़ी देर बता ही रहे थे। पी स्टार क्या है? संतुलन कीमत। तो यहाँ पर संतुलन कीमत पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर किताब में तब मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर पी नहीं होगा, क्यू होगा, क्यू होगा और यहाँ डी होगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड और क्यू एस क्वांटिटी ऑफ सप्लाई पूर्ति कितना पर? पी स्टार पर। तो यहाँ पर मिस्टेक है, मैं सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ पर क्यू डी होना चाहिए। तो जब बाजार संतुलन हो जाता है कितना पर? मान लेते हैं पी स्टार के कीमत पर, तब क्या होता है? तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड जितना मांग होता है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई के बराबर होता है। बस यहाँ पर खाली ब्रैकेट में इस बात को जिक्र कर दिया कि कितना कीमत पर, तो पी स्टार पर और ये पी स्टार पर। ये गुना नहीं है, ये बता रहा है किस कीमत पर हुआ है। तो अगर आप इसको सिंपल में सिर्फ क्वांटिटी ऑफ डिमांड बराबर क्वांटिटी ऑफ सप्लाई लिखते हैं तो ये भी सही है। पुनः दोहराना चाहूँगा, यहाँ जो है जहाँ पी स्टार जो है संतुलन कीमत को तथा क्यू डी और पी स्टार जो हैं और क्यू एस और पी स्टार जो हैं वो क्या बता रहा है? पी स्टार कीमत पर वस्तुओं के बाजार मांग यानी कि डिमांड को और बगल वाला क्या है? बाजार पूर्ति को दर्शाता है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, मान लेते कुछ कंडीशन ऐसा आ रहा है कि किसी कीमत पर क्या हो रहा है कि बाजार की जो पूर्ति है बाजार मांग से अधिक है, तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर पूर्ति ज़्यादा हो रहा है ना, बाजार मांग से अधिक है पूर्ति, तो यहाँ पर उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। तथा यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है, अगर मांग ज़्यादा हो बाजार पूर्ति से ज़्यादा, तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। पुनः दोहराना चाहेंगे,
यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। मतलब एक ऐसी कीमत बाजार में जहां पर उस कीमत में पूर्ति ज़्यादा हो रहा है, बाजार में पूर्ति ज़्यादा हो रहा है बाजार मांग के तुलना में, तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा, अधिपूर्ति कहलाती है। अब इसके विपरीत आते हैं, यदि उस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाएगी। अतः पूर्ण स्पर्धी बाजार में संतुलन को वैकल्पिक रूप में शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जिस समय बाजार संतुलन में होगा तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, शून्य अधिमांग शून्य अधिपूर्ति, ये कंडीशन आएगा ही जिस समय बाजार संतुलन में होगा। जब कभी बाजार पूर्ति बाजार मांग के समान नहीं हो, मान लेते हैं ऐसा कि कभी बाजार पूर्ति बाजार मांग के समान नहीं हो, तो वहाँ पर क्या होगा, इसलिए बाजार में संतुलन नहीं होगा, तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी, तो वहाँ पर कीमत में परिवर्तन देखने को मिलेगा। मतलब जब कभी बाजार पूर्ति बाजार मांग के समान नहीं हो और इसलिए बाजार में संतुलन नहीं हो तो कीमत में परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी। मतलब अगर बाजार में कीमत बदलने की प्रवृत्ति देखने को मिलता है, वहाँ कीमत चेंज हो रहा है, तो वहाँ पर बाजार मांग मतलब बाजार पूर्ति जो होगा बाजार मांग के बराबर नहीं होगा।